हेडिंग डालो, चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर किसकी है? ड्यूअल नेचर है लाइट की। लाइट के पास दो नेचर्स होती हैं, एक लाइट के पास वेव नेचर भी है। फटाफट से बैठ जाओ वरना एक लाइट के पास वेव नेचर है और एक लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। लाइट का वेव नेचर तो आप पढ़ के आए हो डिटेल में। आपने वेव ऑप्टिक्स में सारे डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमेना देखे। और फिर 11th में भी हमने वेव चैप्टर किया था, जिसमें हमने वेव नेचर में ये पढ़ा था कि जो वेव की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमने लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ना है। लाइट का पार्टिकल नेचर। अब लाइट के पार्टिकल नेचर में क्या है कि हमारे पास ना लाइट के पार्टिकल को ना हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन। लाइट का जो पार्टिकल है उसको फोटोन बोलते हैं, और फोटोन की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होती है। अगर इसकी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है तो ऑब्वियसली ये मासलेस पार्टिकल है। ये मासलेस पार्टिकल है, क्योंकि मासलेस पार्टिकल का मतलब मासलेस पार्टिकल का मतलब कि तभी तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होएगी। हमने ये तो पढ़ा कि किसी भी चीज़ की स्पीड अगर लाइट की स्पीड को मैच कर जाए तो उसका मास जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये कौन सा पार्टिकल है? मासलेस पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? फोटोन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस। इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस। इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस। इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस में सबसे पहली जो एमिशन है उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का मतलब है कि लेट अस सपोज मेरे पास कोई भी मेटेलिक प्लेट है। मेटल के अंदर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी मेटल की प्लेट है और यहाँ से फोटोन आया। फोटोन मतलब लाइट का पार्टिकल। फोटोन आया, इसने स्ट्राइक किया सरफेस पे, डिश स्ट्राइक करके उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। एक फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। एक फोटोन आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन डिटेल में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ एमिशंस के टाइप्स पढ़ रहे हैं। दूसरा, सेकेंड सेकेंड जो एमिशन होती है उसको हम बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। थर्माइनिक थर्माइनिक एमिशंस का मतलब है कि लेट अस सपोज फिर से मेरे पास एक मेटल प्लेट है, लेकिन अब ना इस मेटल प्लेट को बहुत ज़्यादा हम हीट करी जा रहे हैं। ये भी हीट करी जा रहे हैं, ये भी हीट करी जा रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा हीट किया तो तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? बाहर की तरफ आ गए। इसको हम क्या बोलेंगे? Thermionic emissions. When you apply a large amount of heat to the metallic surface, and due to which the electrons gain energy and come out from the shackles of the metallic surface. This is thermionic emission. ठीक है। तीसरी जो emission होती है उसको हम बोलते हैं फील्ड emissions. फील्ड emissions. फील्ड emissions. अच्छा, फील्ड emissions में क्या होता है कि मान लो ये मेरे पास एक मेटेलिक सरफेस है और इसके पास से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। मैंने क्या किया, इसको कैपेसिटर की प्लेट के अंदर रखा और कैपेसिटर की प्लेट को यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया। ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, ये ऊपर से नीचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसने तो इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा काम करना होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो ऊपर की तरफ मूव करेगा।
ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होगी। तो इसको फील्ड एमिशंस बोलते हैं बिकॉज दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द मेटेलिक प्लेट। समझ में आया? अच्छा, अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ, क्योंकि करंट में हमने पढ़ा था, वहाँ से एसी का स्विच ऑन करना जरा, क्योंकि करंट में हमने पढ़ा था, करंट में हमने क्या पढ़ा था, करंट में हमने पढ़ा था कि मूवमेंट तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की होती है, पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता ही नहीं, वो तो न्यूक्लियस के पास बंद के बाहर पड़ा हुआ बेचारा, काम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं। तो ये मेरे पास फील्ड एमिशन होगी। फोर्थ कैटेगरी होती है, ध्यान से सुनना, फोर्थ कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी होती है, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। देखो, फोर्थ कैटेगरी सेकेंडरी एमिशंस। सेकेंडरी एमिशंस का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, पता है क्यों? क्योंकि ये एमिशंस प्रोड्यूस होती हैं, सेकेंडरी एमिशंस ये प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मतलब कि मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस पे एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, और एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करके वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ऐसे सेकेंडरी एमिशन। अब भी बात यह है कि अगर तेरे पास पहले इलेक्ट्रॉन था तो स्ट्राइक करके दूसरा इलेक्ट्रॉन क्यों तूने उसको निकाला? अगर बच्चा पहले ही नहीं पढ़ना चाहता तो भाई मेडिकल नॉन मेडिकल क्यों दिलवाया उसको? मैं सिर्फ जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मेरे पास कौन सी मिशन है? सेकेंडरी मिशन। सेकेंडरी मिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन ही निकलता है। ठीक है, समझ आया? एमिशंस, एमिशन मतलब क्या, हम इलेक्ट्रॉन्स क्यों निकाल, अच्छा इलेक्ट्रॉन निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे केमिस्ट्री में भी रिएक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे हमें हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन यूज़ करना होता है, बम्बार्डमेंट्स होती हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की, उन रिएक्शंस को करवाने के लिए कंप्लीट। अब देखो, मैंने अभी तक एमिशन बताया, मुझे बताओ सबसे पहले एमिशन कौन सी है, बोलो? फोटो इलेक्ट्रिक। समझ में आया? फोटो इलेक्ट्रिक में फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बात खत्म। दूसरी एमिशन कौन सी है? सेकेंड एमिशन थर्माइनिक एमिशन। इसमें क्या होगा, हीट रेडिएशन इतनी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स के पास मोबिलिटी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे। थर्ड कौन सी है बताओ? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से ही चार्ज ने मूव करना होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो गंदा बच्चा है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिटेल में। अच्छा, फोर्थ, फोर्थ कौन सी है? सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन क्या होती है? व्हेन यू हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज फ्री इलेक्ट्रॉन्स you are generating new field electrons that is of no use, that is of no use, you are forcefully making your child to study, that is of no use, है ना? समझ में आई बात? चारों चारों मिशंस की डेफिनेशन लिख लो, फटाफट से लिख लो इलेक्ट्रॉनिक मिशंस की डेफिनेशन। और पीछे करूँ, फोटोन, यहाँ पे तो लाइट वेव पार्टिकल बताया था मैंने, ये वेव की इक्वेशन थी। अच्छा, वेव की इक्वेशन में लिख लेना, ये ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई अपॉन कैपिटल डी। फिर के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। जिब्लीन आपको इसीलिए आगे बिठाया कि आप आगे के बारे में सोचो, ठीक है? कर दो नेक्स्ट स्लाइड। एसी की हवा नहीं, ठंड लग रही है तो फिर मैं बंद कर देता हूँ एसी, सफोकेशन हो जाएगी इसलिए। तो एक काम करते हैं, गुरुदेव को आगे भेजो, आप गुरुदेव की जगह बैठ जाओ। गुरुदेव को आगे, नहीं साथ नहीं बैठना, अलग अलग बैठना है। इधर बैठ जी तो हवा नहीं आती, इस लाइन ये लग रही है, यहाँ पे आई नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, चुप करके बैठो, तुम्हारी ना वो ही नहीं खत्म होते टेंट्रम्स। कर दो नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं?
इलेक्ट्रॉनिक एमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लिख लिया? कर दो नेक्स्ट। Thermionic emission में लिख लो, when the heat radiations are applied, when heat radiations are applied, क्या हो गया जबलीन, क्या हो? दिवजोत क्या हो गया? When heat radiations are applied to eject the electrons, to eject the electrons. When heat radiations are applied to eject the electrons. ठीक है, नेक्स्ट थर्माइनिक, उसके बाद है फील्ड एमिशंस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, एग्जाम्पल डायग्राम बनाएंगे तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और ये कौन सी सरफेस है? ये मेटेलिक सरफेस है। Field emissions when electric field is applied. When electric field is applied. कर दो नेक्स्ट। Fourth, secondary emissions. When electrons are used to eject other electrons, when electrons are used to eject other electrons. नेक्स्ट, पता लगा यहाँ तक? अब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिटेल में पढ़ना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले, अच्छा, एनर्जी के ना एक यूनिट होते हैं। एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पता है ना तुमको? और जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है कितने जूल्स के बराबर होता है? बोलो, पता है तुमको? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। जूल्स इसके बराबर होता है, ये एनर्जी का यूनिट है। और आज के बाद ये जो एच सी है, एच सी पे तुमको पता है ना, एच हमारे पास क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट।
प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो कितनी होती है? वेरी गुड, 6.6 इंटू 10⁻⁻, -34, पता है सभी को। सी की वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁻8, क्या मीटर पर सेकंड। आज के बाद एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी एच सी आएगा ना, एच सी, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करने लग जाना, इसको अपने दिमाग में याद रखना है। एच सी की वैल्यू होती है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे इस चैप्टर में मैं बहुत बार एच सी यूज़ करूँगा क्वेश्चन में, तो वहाँ पे तुमने एच और सी की वैल्यू नहीं डाल के मल्टीप्लाई करना, टाइम नहीं वेस्ट करना। तुम्हें एच सी की वैल्यू ये याद होनी चाहिए, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैं बता दूँ, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, लिख लो साथ साथ, मैंने उस पर टाइम नहीं ख़राब करना, साथ साथ लिखो, मैं धीरे ही लिख रहा हूँ। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर्स। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तो मैंने बता ही दिया, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो दिवजोत, आज के बाद हमने क्या याद रखना है? एच सी की वैल्यू याद रखनी है, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखो दूसरी बात, जो फोटोन होता है, फोटोन, जहाँ पे भी कोई फोटोन बोले वहाँ पे दिमाग में लाइट आ जाना चाहिए। और फोटोन के जो पार्टिकल है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और फोटोन का जो रेस्ट मास है, इसको साथ साथ लिख लो, फोटोन का जो रेस्ट मास है उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। Anything which acquires the speed of light will be massless. That's the Einstein theory of relativity. उसने बताया था ये दो चीज़ें याद हो जाएंगी। हो गया? ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने एक चीज़ याद रखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि जो एक फोटोन है, एक फोटोन, वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक फोटोन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेगा, और इनके बीच में जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक कोलिजन होगा, इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व होता है? मोमेंटम कंजर्व होता है। तो इसका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व होगा। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, जो तुमने याद रखनी है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होगा और वो मोमेंटम को कंजर्व, वहाँ पे जो मोमेंटम है वो कंजर्व होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, चलते हैं अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि मैंने ये ट्यूब बनानी है, साथ साथ बना लो। सो आई एम मेकिंग इट स्लो so that you can draw it easily. यहाँ पे ये वाला जो टर्मिनल है वो हम बोलते हैं कैथोड, और जो ये वाला टर्मिनल है इसको हम बोलते हैं एनोड। एक कैथोड का टर्मिनल, एनोड का टर्मिनल। ऑब्वियसली कैथोड का जो टर्मिनल होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे लगाया वेरिएबल रेजिस्टर, और फिर स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया इसको एनोड के साथ। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। हम सारे एनोड हैं क्योंकि हम पॉजिटिव हैं। देखो, इसलिए तो मैं बिठाता नहीं साथ में। ध्यान क्यों नहीं है? एक
सिंपल सी बात है निकेत, समझने में हमें क्या परेशानी है कि यार 2-3 महीने रह गए यार जिंदगी के बस। नहीं, जिंदगी तो मैंने गलत बोल दिया। मतलब है तो चलो मेक और ब्रेक है लाइफ का। है तो करियर के तो 2-3 महीने ही है। करियर के तो 2-3 महीने ही है। वैसे तो तुम्हारी मुझे पता है 100 साल 200 साल। तुम्हें तो 200 साल के बाद भी तुमने इधर ही रहना है, इतने पाप किए हैं तुमने। देखो, कैथोड अब क्या होगा। कैथोड और ये मेरे पास क्या है, एनोड। अब यहाँ पे ना मेरे मेरे पास ना फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं, ये ऐसे ही मैंने विंडो रखी है, ये ऑप्टिकल विंडो है। इस विंडो का नाम है ऑप्टिकल विंडो। ऑप्टिकल विंडो। और ये जो ट्यूब है ना, इस ट्यूब में मैंने वैक्यूम क्रिएट करके रखा है। वैक्यूम क्रिएट करके रखा है ताकि इजीली लाइट इसके ऊपर फॉल कर जाए। ठीक है। अब जब लाइट फॉल करेगी, ध्यान से सुनो, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जब फॉल करेगी तो लाइट फॉल कर गई। अच्छा चलो सुनो, अभी आ जाएगा। जब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है वो फॉल करेगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देगी। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगी, इजेक्ट कर देगी। अभी इसको बना लेना, तुम सुन लेना। पहले इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेगी, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास जो नोड है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, एनोड की तरफ। और वो इलेक्ट्रॉन्स जब अट्रैक्ट होंगे एनोड की तरफ, तो एक करंट जनरेट हो जाएगा। उस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। रुको मैं अब इसके ना पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। लिखो, फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, when photons fall, when photons fall on the cathode surface, जल्दी से फर्स्ट पॉइंट। when photons fall on the cathode surface, when photons fall on the cathode surface, the electrons, when photons fall on the cathode surface, the electrons will be ejected, the electrons will be ejected, comma, फिर लिखो since, इसके साथ ही, since the anode is positively charged, since the anode is positively charged, so electrons move towards anode, so electrons move towards the anode and formulate the photocurrent, and formulate the photocurrent, move towards the anode and formulate the photocurrent, and formulate the photocurrent, and formulate the photocurrent। ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट लिखो, एनर्जी ऑफ द फोटोकरंट या एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। जो फोटोन की एनर्जी होती है ना, तुमने पढ़ा हुआ है पहले भी, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, एच इंटू न्यू। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन, E इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और आपको पता है कि जो न्यू की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा के इक्वल। तो एनर्जी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल्स टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। सो दैट मीन्स एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये एनर्जी ऑफ द फोटोन आ गया। इसको बोलते हैं हम फोटो करंट। फोटो करंट, ठीक है। अच्छा, ये जो पोटेंशियल है इसको हम बोलते हैं अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल।
अब एक बात बतानी है तुमको, ध्यान से सुनो। जो तुम्हारे पास कैथोड होता है ना, वो मेटेलिक सरफेस है। और मेटल्स के पास हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। तुमने अगर लाइट फॉल करवाई उस मेटेलिक सरफेस के ऊपर, अपने आप ही कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाएगा और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे एनोड की तरफ। पर बात ये है, फिर इस बैटरी का क्या काम है? मैंने बोला कैथोड जो है वो मेटल होता है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑप्टिकल विंडो से लाइट आई, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को निकाल के एनोड के पास भेजा। लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे मेटल के अंदर वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पे चले जाएंगे? एनोड में चले जाएंगे। तो कुछ टाइम के बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने बैटरी लगाई हुई है, बैटरी इज द कंटिन्यूस सप्लायर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। वो नेगेटिव चार्ज किसको? मेटल को देती रहेगी और तुम्हारे पास फोटॉन स्ट्राइक होते रहेंगे। तो फोटॉन्स जो है वो एनोड की तरफ जाते रहेंगे। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या बैटरी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? नो, बैटरी इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, एनोड पे पहुंच जाएंगे। इसलिए मैंने पहले लगा दी बैटरी की, बैटरी कंटिन्यूसली उसको सप्लाई करती रहे। बात समझ में आ रही है? लिखो एक पॉइंट, लिखो अप्लाइड पोटेंशियल। अप्लाइड पोटेंशियल, थर्ड पॉइंट, अप्लाइड पोटेंशियल helps, applied potential helps in sustaining in sustaining in sustaining in sustaining the photoelectric effect for the longer duration, for the longer duration। ठीक है, for the longer duration। फोर्थ पॉइंट में लिखो, वन फोटोन strikes with strikes with strikes with one electron, and this collision is elastic collision. This collision is elastic collision। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, क्वार्ट्ज ट्यूब। ये जो ट्यूब है वो क्वार्ट्ज की है। क्वार्ट्ज ट्यूब इज यूज्ड and vacuum is maintained, and vacuum is maintained so as there is no hindrance, so as there is no hindrance so as there is no hindrance to photoelectric effect, to photoelectric effect। फिर अगला पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट, वो ये है कि अगर तुम नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर देते हो, नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द कैथोड सरफेस अगर तुमने इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब है कि तुमने इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी लाइट की। क्या इंक्रीज कर दी? इंटेंसिटी। लिखो, सिक्स पॉइंट लिखो। लिखो, इफ इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड, if intensity of incident
if intensity of incident light is increased, then क्या होगा? if intensity of incident light is increased तो क्या होगा? number of photons, then number of photons striking the surface are increased. ठीक है, तो पता लगा फिक्स कैसे, मतलब अगर इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई है तो उसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे वो इंक्रीज हो गई, और अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो गए मतलब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रिजेक्ट करेंगे वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर? उसके बाद ना 7th पॉइंट जो कि कोर है एक ही फॉर्मूला इस चैप्टर में, जिसको हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। वो इक्वेशन पता है क्या कहती है, पहले समझ लो फिर लिखना है इसको। 7th पॉइंट में आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है क्या कहती है? कहता है जो इंसिडेंट एनर्जी है एच न्यू, जो इंसिडेंट एनर्जी है इसके दो काम होंगे, इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। पहले तो जो मेटेलिक सरफेस है उसने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा हुआ है, तो जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके दो काम होंगे। पहले तो उसकी शैकल्स से उसको रिलीज कराएगा, पहले तो उसकी गेट्स खोलेगा, शैकल से रिलीज करवाने के बाद वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देगा, कितना? हाफ इंटू mv²। सो द इंसिडेंट एनर्जी हैज टू टास्क्स, वन to release the electrons from the shackles of the metallic surface, फिर रिलीज करने के बाद वो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एग्जाम्पल कि टीचर के दो काम होते हैं, पहला जो काम है वो तो ये जो स्टूपिड एक्टिविटीज़ हैं, जो 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 वो नोटोरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो चीज़ें भरी हुई हैं उसको दिमाग से निकालना पड़ेगा बाहर, फिर उसके बाद उसको कंपटीशन क्लियर करवाना पड़ेगा। ये दो मेजर काम तो समझ में आया। इंसिडेंट एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर द टू पर्पसेस। फर्स्ट इज टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द मेटेलिक सरफेस। बेटे इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? इस एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। और ये वाली जो एनर्जी है इसको बोलते हैं, हम लिख लो इसको साथ साथ, अर्नब जी इसको लिखो इंसिडेंट एनर्जी। ये एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी, और ये वाली जो एनर्जी है इट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन। चले आगे, इसी पॉइंट के आगे लिख रहे हैं हम अभी। आपने इक्वेशन लिखी एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ mv²। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है तो हम ये भी लिख सकते हैं hc/λ इज इक्वल टू hc/λ0 प्लस हाफ mv²। This lambda is incident wavelength, और this lambda naught is threshold wavelength। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया?
अच्छा, हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही कम वेवलेंथ वाली अगर कोई चीज़, कोई लाइट अगर स्ट्राइक करती है सरफेस पे, बहुत ही कम वेवलेंथ वाली, अगर कम वेवलेंथ है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है मतलब उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। तो अगर बहुत ही कम वेवलेंथ वाली कोई रेडिएशन स्ट्राइक करती है सरफेस पे, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती है ना। दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। लिखो इसको, एक पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 8 देखो। लोअर वेवलेंथ wavelengths can easily eject the electron. Lower wavelengths can easily eject the electron from the metallic surface. From the metallic surface. ठीक है बेटे। फिर लिखता हूँ मैं पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 9 में मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ किसके बीच में? डेंसिटी के बीच में, इंटेंसिटी, और यहाँ पे है फोटो करंट। फोटो करंट। तो बताओ तुम्हारे हिसाब से ग्राफ क्या होना चाहिए? जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा उतना फोटो करंट क्या होना चाहिए? मैंने ये तो बताया कि नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा होंगे तो फोटो करंट भी ज़्यादा होगा। यानी कि डेंसिटी और फोटो करंट के बीच में जो ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ होगा? स्ट्रेट ग्राफ, लीनियर ग्राफ। बना लो इसको, लीनियर ग्राफ। ठीक है। पॉइंट नंबर 9 समझ में आ गए सारे पॉइंट्स? ये हमने पॉइंट्स ही करते जा रहे हैं तो पूरा चैप्टर कवर हो जाता है। तो अच्छे से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है। अच्छा मुझे बताओ, पहला पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? मैंने बोला कि एक ट्यूब होती है जिसमें ऑप्टिकल विंडो होती है, जिसमें जो सन की रेडिएशन है वो पड़ रही होती हैं। कोई भी रेडिएशन, ज़रूरी नहीं है कि सोलर रेडिएशन हो, रेडिएशन कोई भी हो सकती हैं। वो पड़ेंगी कैथोड के सरफेस पे पड़ेंगे दिवज्योत, और कैथोड से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। बात समझ में आई? अच्छा, और दूसरा पॉइंट क्या था बताओ? बेटे साथ साथ बोलो, ऐसे नहीं अच्छा लगता। बोलो क्या? कि एनर्जी ऑफ फोटॉन कितनी होती है? एच न्यू होती है। न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। ये भी आ गया। थर्ड, अप्लाइड पोटेंशियल जो है वो सिर्फ हमको इसलिए चाहिए क्योंकि जब उस कैथोड की सरफेस के पास इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो जाएंगे तब उसको कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, इसीलिए चाहिए हमें कैथोड, सॉरी बैटरी। फोर्थ, फोर्थ में क्या है? एक फोटॉन किसको निकालता है? इलेक्ट्रॉन। इनके बीच में कौन सा कोलिजन होता है? और एक और चीज़ लिखो, इनके बीच में ना इंस्टेंटेनियस कोलिजन होता है, मतलब बिल्कुल उसी इंस्टेंट पे ही काम हो जाता है। इंस्टेंटेनियस कोलिजन, इंस्टेंटेनियस कोलिजन। ठीक है। ट्यूब कौन सी यूज़ की हमने? क्वार्ट्ज ट्यूब यूज़ की। चलो ये समझ में आ गया। क्वार्ट्ज ट्यूब यूज़ की, वैक्यूम मेंटेन कर लिया। 6 पॉइंट क्या था? अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। 7 पॉइंट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलो क्या होती है? एच न्यू इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, अब लोअर वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये भी पता लग गया। अब वापस आते हैं एक पॉइंट पे। मुझे तुम ये सोच के बताओ, मान लो मैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना चाहता हूँ, मैं इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना चाहता हूँ, क्या करूँ? हाँ, गैस को क्या करूँ?
मतलब गैस उसके अंदर कोई फिल कर दो जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचने नहीं देगा, तो चलो वन आंसर ठीक है। और बैटरी रिमूव कर दो, ये भी बात ठीक है कि बैटरी रिमूव कर दो, थोड़ी देर के बाद तो रुक ही जाएगा, थोड़ी देर के बाद तो रुक ही जाएगा। अच्छा और, हाँ, इंसिडेंट लाइट ही ना दो तो भी रुक जाएगा, तो भी ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तुमने तीनों आंसर्स ठीक दिए, मैं जो इलेक्ट्रॉन्स है ना जो कैथोड के पास पहुँच रहे हैं, कैथोड से एनोड पे पहुँच रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो उल्टा आने लग जाए, एनोड से कैथोड पे आने लग जाए, मतलब वो उनका मूवमेंट ही ना हो, वो कैथोड पे रहें। नीचे वाला ये जो पोटेंशियल है ना, इसको रिवर्स कर दो। जब तुम इसको रिवर्स कर दोगे ना, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये जो लाइट है इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज पकड़ लेगा, मूव ही नहीं करने देगा, बिकॉज बिकॉज ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। So, in order to stop the photoelectric effect, the potential is applied in the opposite direction. In order to stop the photoelectric effect, the potential is applied in the opposite direction. That potential is known as stopping potential. जब लेकिन बात समझ में आई, in order to stop the ejection of the photoelectrons, we need to apply the potential in the opposite direction, in the reverse direction, and that is known as stopping potential. अगला point लिखो। Point number 10. Point number 10 है, in order to stop the ejection of in order to stop the ejection of electrons, the potential is applied the potential is applied in the opposite direction. The potential is applied in the opposite direction. That is called, देखो अर्नब क्या हो गया, देखो, that is called stopping potential, called stopping potential. ठीक है। अब देखो इस पॉइंट के बाद में जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी चेंज करता हूँ। ये मेरे पास एच न्यू है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि एच न्यू इज इक्व एच न्यू माइनस एच यू नॉट जो होगा उसी के प्रोपोर्शनल जो है वो कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ये एक एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। इन ऑर्डर टू स्टॉप द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, इक्वल्स टू चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है, और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरे पास क्या होगा, वी नॉट। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। ये ई वी नॉट मैंने तब लगाया जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को जो कि मूव कर रहे हैं रोकना है उसको, इसलिए ई वी नॉट। तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन होती है, पूरी इक्वेशन ये बन गई, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। ये इक्वेशन करो नोट। समझ आया? ठीक है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, देखो ये हो गया ना, ये जो मैंने बोला ना एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। बेटे ये जो एच न्यू नॉट होता है ना, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, इसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं फाई। इट इज़ नोन एज वर्क फंक्शन।
और इसके यूनिट्स भी जूल्स में ही होते हैं। अब मेरे को यूक्लिडियन आंसर दे। यूक्लिडियन आप खड़े हो जाओ 1 मिनट। मुझे ये बताओ कि मान लो किसी का अगर वर्क फंक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी मेटेलिक सरफेस का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो ज़्यादा वेलोसिटी के होंगे, कम वेलोसिटी के होंगे? ज़्यादा। दोबारा सोचो, ध्यान से देखो। फिर किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तुमने 1000 जूल दिया, 1000 जूल में से 800 जूल यही खा गया, सिर्फ 200 जूल ही बचा इसके पास, तो कम वेलोसिटी के होंगे। बैठ जाओ, लिख लो ये पॉइंट साथ में। देखो, मोर इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, मोर इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, मोर इज द वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, more is the value of work function, more is the value of work function, lesser will be the value of kinetic energy, lesser will be the value of kinetic energy. ठीक है मिस्टर? अब एक ग्राफ बनाना है हमने। अगला पॉइंट नंबर कौन सा है? पॉइंट नंबर 11। ग्राफ बनाओ यहाँ पे। फोटो करंट, ये फोटो करंट है, और यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल है। अगर ये प्रेरणा, अगर ये अप्लाइड पोटेंशियल है, तो ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे कौन सा पोटेंशियल होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होगा उसको स्टॉपिंग भी बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। ये ग्राफ बनाने के लिए ना, ये बनाने के लिए मैं एक कंडीशन ले रहा हूँ। तो कंडीशन क्या है कि इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को मैं बढ़ा रहा हूँ। ν1 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν3। इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूँ। अब मुझे बताओ, देखो ये जो मेरे पास इक्वेशन थे ना, इसको ध्यान से देखो। ये एच न्यू, ये बड़े काम की बात है, इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ई वी नॉट अप्लाइड पोटेंशियल। यानी कि यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि जो पोटेंशियल होता है V, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना पोटेंशियल। यार, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी होगी, उसको रोकने के लिए भी ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा देखो, ये ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, तो ये मैंने बना दिया, मान लो ऐसे। और अगर मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया ना, ये है मेरे पास मान लो ν1, फिर मैं बनाता हूँ ν2, ये बना दिया मैंने ν2। इंटेंसिटी को कांस्टेंट किया जो, तो एक पॉइंट पे आके ये वैल्यू जो है सैचुरेशन पॉइंट, ये सेम होगा। लेकिन ये हमारे पास ν1 है, अगर ये ν1 है, तो ये मेरे पास क्या है? ν2 है। अच्छा, तीसरे वाला मैंने क्या बनाया? मैंने ν3। अब यहाँ से तुमको पता लग रहा है कि ν1 की वैल्यू बड़ी है ν2 से, ν2 की वैल्यू बड़ी है ν3 से, तो ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बड़ा होगा, अप्लाइड पोटेंशियल भी बड़ा होगा। ये ग्राफ समझ में आया? अच्छा, फिर मेरे पास ये चीज़ मैंने कांस्टेंट क्यों रखी भाई? इसलिए कांस्टेंट रखी क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी क्या है?
इंटेंसिटी जी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग दी सरफेस कांस्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल रहे हैं वो कांस्टेंट है, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है। ये पॉइंट क्या है? कि इस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? सैचुरेशन, सैचुरेशन पॉइंट। फोटो करंट, इसको लिख देना फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आई यहाँ तक? पक्का? सुदीप समझ आ रहा है? चैप्टर इसी के पास घूमता ही है। एच न्यू इज इक्वल टू क्या होती है इक्वेशन? बोलो। एच न्यू इज इक्वल टू, सभी बोलो। जब तक सभी नहीं बोलेंगे बुलवाता रहूंगा मैं। बोलो क्या इक्वेशन होती है? एच न्यू इज इक्वल टू प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। फिर बोलो एच न्यू इक्वल एच यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। लिखो, कॉपी पे लिखो इसको। एच न्यू इज इक्वल टू एच यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। लिखो कॉपी पे। एच न्यू इज इक्वल टू एच यू नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। फिर लिखो एच न्यू इज इक्वल टू एच नॉट। लिखना है ये नंदिनी मैंस। एच न्यू इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। वेरी गुड। लिखो एच न्यू इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। पॉइंट नंबर 11। पॉइंट्स इसके भी खत्म नहीं हुए, चलते रहेंगे। एक क्वेश्चन नोट करो। चलो जी नोट करो। क्वेश्चन नोट करोगे फटाफट से, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना। कहता पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स। पहले तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर्स है अगर, तो ये हो गया 500 इंटू 10⁻⁻⁹। On a perfectly absorbing surface, the power through any cross section of the beam is पावर की वैल्यू कितनी है? पावर है 10 वाट। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर सेकेंड। देखो देखो पावर क्या होती है? पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हें यहाँ पे पता है कि क्या होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। तुम्हें एच सी मैंने बता दिया था, उसकी वैल्यू बेशक तुम नैनोमीटर में ही रहने देते हो उसको, क्योंकि तुम्हें वेवलेंथ भी नैनोमीटर्स में दी हुई है, कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। सुनो, एनर्जी की वैल्यू होगी एच सी अपॉन लैम्डा, लेकिन ये तो एक फोटॉन की हुई ना। अगर मान लो एन फोटॉन्स है तो कितनी हो जाएगी? एन एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और टाइम तो हमारे पास 1 सेकेंड है। सुन लो पहले, फिर तुम आंसर निकालना आराम से। पावर की वैल्यू हो जाएगी एन एच सी अपॉन लैम्डा। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुमने एन की वैल्यू वैल्यूएट करनी है।
नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन की वैल्यू। सुनो, पहले ये वैल्यू इवेलुएट करने के बाद फोर्स एक्सर्टेड पूछा बेटे। मुझे बताओ, फोर्स का फॉर्मूला, कोई लॉ पता है तुम्हें न्यूटन अंकल का? कोई न्यूटन अंकल का कुछ +1 में कोई लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी। तो एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा डी। अच्छा, डेल्टा पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम। एक लाइन, एक वर्ड बोल रहा है, वो कहता है फोर्स एक्सर्टेड बाय दी लाइट बीम ऑन दी सरफेस थ्रू एनी। कहते हैं ये जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर परफेक्टली अब्जॉर्ब्ड। अगर परफेक्टली अब्जॉर्ब्ड है तो उनका फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 0। तो ये मेरे पास फाइनल मोमेंटम तो आ गया 0। ठीक है, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, 0। इनिशियल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन हमारे पास टाइम। अब इनिशियल मोमेंटम निकालना है। इनिशियल मोमेंटम कैसे निकालेंगे, बोलो। इनिशियल मोमेंटम, देखो, इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास ये होता है, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एच न्यू बोलते हैं। हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv²। चलो ये मैं अभी बताता हूँ इनिशियल मोमेंटम। तो पहले ये वाला निकालो, इसका आंसर बताओ मेरे को, एन की वैल्यू बताओ। निकाल लिया, एन की वैल्यू चेक करता हूँ कितनी है, बताओ। 4.16? नहीं, निकालो भाई, क्या आंसर आता है। हाँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आते हैं, बताओ। एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है, 2.4 सिर्फ। मेरे पास इसका करेक्ट आंसर नहीं है। एन की वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, 2.48 इंटू 2.48 इंटू 2.48 इंटू 10⁻17, 10⁻17। भाई चेक करके मेरे को बताओ, मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ तुमको, तुमने अपने आप तो बताना नहीं।
चेक करता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले तुम्हारे कैलकुलेटर्स अलाउ हो गए थे जेई में, फिर बंद कर दिया मैंने, गलती से नोटिफिकेशन आ गई थी, मैंने डाला तो था ग्रुप में। ये आता है क्या क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन बोलना जरा क्या था। अर्नब आप डिस्टर्ब कर रहे हो। कितना आ रहा है? +2 की केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे, कितने बजे बता देंगे, ठीक है ठीक है। मेरे को एक मिनट चुप हो जाओ, मुझे देखने दो क्या आंसर है, चुप। जबलीन आपने आंसर निकाला है, तुम आंसर अगर नहीं निकाल रहे या निकाल दिया है तो मुझे तो देखने दो आंसर करेक्ट। अब चुप रहो, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की। एक मिनट नहीं है, अपने आप साइलेंट बैठ सकते चुपचाप। हाँ, क्या आंसर बताया तुमने? नहीं, 4.1 तो नहीं आ रहा, 2.52 इंटू 10⁻19 आ रहा है। वो नहीं मुझे पता, ये देखो आंसर ये आ रहा है, n इज इक्वल टू 2.52 इंटू 10⁻19, 2.52 इंटू 10⁻19। अब देखो इधर, अब मोमेंटम कैसे निकालना है, देखो मोमेंटम निकालने के लिए हमारे पास ना ये होता है ना, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ये आइंस्टाइन कौन सा एनर्जी का रिलेशनशिप है, कौन सा है, एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और ये भी एक वैल्यू होती है, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये होती है ना वैल्यू। C से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास आ गया एम सी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू है, अर्नब बंद कर इसको, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा कितनी आ जाएगी, एच अपॉन एम सी आ जाएगी। एम सी क्या हमारे पास, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम ही होता है। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ से क्या निकालना है तुमने, सेकंड पार्ट में क्या निकालना था, फोर्स एक्सर्टेड। अब देखो फोर्स एक्सर्टेड में तुमने पढ़ा एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी, पी अपॉन टी होगा, टी तो पर सेकेंड होती है, लेकिन पी की वैल्यू कितनी होगी, एच अपॉन लैम्डा। तो ये फोर्स आ गया। निकालो अब आंसर इसका, बताओ मेरे को चुपचाप आंसर।
मोमेंटम जो वेव की निकालनी है वो p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है कि फॉर्मूला लिख लो, p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। क्या आंसर है? नहीं नहीं, f की वैल्यू बताओ, t 1 सेकेंड है। 1.12 नहीं, ये डाला हमने p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, तो f की वैल्यू तो आती है 3.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। देखो आ रही है या नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है वैल्यू। क्या हो गया नंदिनी? मतलब तुमने डालना है f इज इक्वल टू, अच्छा लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले तुमको। लैम्डा निकाला है यहाँ से? हाँ ठीक है, फिर निकालो आंसर। निकला? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा आंसर? नहीं आ रहा? ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको सोचता हूँ। तुम अगला क्वेश्चन करो तब तक। अगले का भी फ्लो मुझे बताना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। अब इसमें ना आर इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी पढ़ा था ना, याद है हमने? ये सेम है। ये करो। A beam of 450 nanometer light is incident on a metal having a work function Dithna and placed in a magnetic field. The most energetic electrons emitted perpendicular to the field are bent in the circular arc of radius 20 centimeter. Find the value of B. अब देखो करना कैसे कि R इज इक्वल टू क्या होता है? R इज इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी होता है। एम बी अपॉन क्यू बी, सुन लो पहले ध्यान से। तो बीम ऑफ इंसिडेंट ऑन ए मेटल हैविंग वर्क फंक्शन प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड द मोस्ट एनर्जेटिक। क्यू की वैल्यू तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा। अच्छा, आपने बी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आपको रेडियस दिया हुआ उसने 20 सेंटीमीटर, वो कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। अब बात रही है एम बी भी नहीं है तुम्हारे पास, है ना? इसको हम लिखेंगे, एम बी को पी अपॉन क्यू भी लिखेंगे। मोमेंटम, मोमेंटम को क्या लिखते हैं?
मोमेंटम को क्या लिखते हैं, एच अपॉन लैम्डा भी होता है, और मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास भी तो होता है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास भी तो होता है, एनर्जी अपॉन मास। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है, हमारे पास ये रिलेशनशिप होता है एच न्यू इज इक्वल टू एच यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट तुमको दिया हुआ है, तो ये तुमने डालना है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय एम। एच न्यू नॉट क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो एच न्यू है इसकी वैल्यू भी तुम निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हें इंसिडेंट की वेवलेंथ दी हुई है, एच सी अपॉन लैम्डा होता है। करो फिर सॉल्व, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना है, फिर पुट करना है, बी की वैल्यू निकालनी है। लेंथी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी कैलकुलेटर यूज कर लेना वैसे। एक मिनट, बेटे एक मिनट, इसमें जो एम है ना वो मैंने गलत लिख दिया। एम बी मोमेंटम की वैल्यू तो होती है रूट ऑफ 2 m के। ये यहाँ मैंने लिख दिया मोमेंटम, जो मोमेंटम होता है पी वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 m के। ये कैसे आया, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने पढ़ा था 11th में। काइनेटिक एनर्जी होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2m के। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ 2m के अपॉन अपॉन क्यू बी। और फिर k की वैल्यू वो डालनी है तुमने। अब करो सॉल्व। मतलब तुमने r निकालना है, r की वैल्यू आई है, कितनी आई है r की वैल्यू, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, तुमने ये करना है 2m के अपॉन क्यू बी। अच्छा मुझे k की वैल्यू बता दो पहले निकाल के, k की वैल्यू कितनी थी, एच न्यू माइनस एच यू नॉट। एच यू नॉट कितना दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कर लो कन्वर्ट अगर तुमने करना तो। k की वैल्यू बताओ, k की वैल्यू को ऊपर डालेंगे। k की वैल्यू मेरे पास है, बताओ कितनी आती है। देखो ना, अब यहाँ पे तुम्हारे पास, देखो मेरी बात सुनो, एच न्यू है ना, देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने क्या किया, एच सी अपॉन लैम्डा किया। मैंने एच सी की वैल्यू बताई थी तुमको, कितनी होती है, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि यहाँ लिखा मैंने 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या है, 450 नैनोमीटर। नैनोमीटर से क्या हो गया, नैनोमीटर कैंसिल हो गया, इसको इसके साथ कट करो, बताओ कितना आता है। और फिर माइनस क्या कर देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हो जाएगा, बताओ मेरे को किसकी वैल्यू बतानी है, के की वैल्यू। के की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई ये बताओ, के की वैल्यू। यहाँ से के की वैल्यू आएगी 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये हो गया
0.76 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यूलिन यहाँ पे ध्यान दो, ये पता नहीं कहाँ पे ध्यान होता है। ए की वैल्यू आ गई, निकल गई ए की वैल्यू। अब क्या करना है, आर की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये रही आर की वैल्यू √2m की अपॉन क्यू बी, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। कैपिटल बी की वैल्यू निकालो वो अपने आप। कितनी है कैपिटल बी की वैल्यू, करो वाला क्या हुआ, कैपिटल बी की वैल्यू बताओ कितनी है। आर की वैल्यू तो दी हुई है आपको, अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पे। मुझे बताओ आर इज इक्वल टू क्या था, √2m k अपॉन आर इज इक्वल टू √2m k अपॉन क्यू बी। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और साथ में यहाँ पे आ जाएगा इंटू पी। आर की वैल्यू कितनी है, 20 क्या सेंटीमीटर मीटर, 20 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू √2m k। 2 इंटू मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू के की वैल्यू कितनी निकाली तुमने अभी, ये निकाली 1.31 इंटू 10⁻⁻19, तो वैल्यू यहाँ पे पुट करो 1.3 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, अंडर रूट डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी। शाबाश, ध्यान से सॉल्व करके इसको बी बताओ मेरे को कितना आ रहा है, चेक करो। बी आ रहा है बी आ रहा है, हाँ ठीक है, 1.46 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। यहाँ से कैपिटल बी की वैल्यू आती है 1.46 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। कैपिटल बी इक्वल्स टू 1.46 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अभी अच्छा लग रहा है ना सुदीप, सुदीप अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टाइम वेस्ट करके 2-3 मंथ्स के बाद यू विल रियलाइज ऑन योर ओन कि 1.46 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। अच्छा अब हम चलते हैं, वो वाला जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना, यहाँ पे कहाँ पे था ये वाला, यहाँ पे तुमने क्या निकाली थी वैल्यू, फोर्स निकालनी थी ना। यहाँ पे ना नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तुमने जो वैल्यू निकाली है ना, ये कितनी थी, ये पी अपॉन टी, इसको नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ भी मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर बताओ मेरे को क्या आता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स तुम पहले निकाल चुके हो, यहाँ पे तुमने किया F इज इक्वल टू पी अपॉन टी, टी की वैल्यू तो 1 सेकेंड है, ये H अपॉन लैम्डा है, हाँ फिर आएगी कितनी, फिर ठीक आएगी, फिर कितनी आती है
3.3 आगे भी तो बोलो। uh, 3.3 इंटू 10⁻⁻8 यही आ रही है। 3.3 इंटू दिखाना क्या नाम है? 3.3 इंटू 10⁻⁻8 देखो f इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन्स। देखो ये आ रही है कि नहीं आ रही? रिलीजियसली देखो बेटे, ये दो पिलर क्वेश्चन हैं, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन होता नहीं। आ रही है इधर पे ना? नहीं आ रही? फिर किसकी आ रही थी? क्या आ रही थी? 3.3 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा मुझे बताओ, f इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोला f इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ मल्टीप्लाई करो इनटू h अपॉन लैम्डा। n की वैल्यू बताओ कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻19। h की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10⁻34। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आता है। वही आता है। नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ हमने सीधे बैठा ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि उतने जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वही स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकंड में, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखो 1 to 11 पॉइंट, फिर उसमें मैं 12th पॉइंट पे चलूँ आगे। ये ग्राफ पता लग गया हमें? कौन सा था ग्राफ? ये वाला। अच्छा यहाँ पे लिख लो, लिखो इस ग्राफ की ना एक्सप्लेनेशन लिखो। लिखो since the intensity is kept constant, since the intensity is kept constant, since the intensity is kept constant, so photocurrent attains a saturation value for all the three frequencies. So the photocurrent attains the saturation value for all the three frequencies. Note करो एक मिनट। आपके अंदर नहीं बजाओ, नहीं आपके अंदर नहीं बजाओ। देखिए इसमें क्या लिखा, सेंस
Since the density is So since the density remains constant, so retains saturation value for all the photocurrent retains saturation value for all the three frequencies. For all the three frequencies. frequencies. चलो पॉइंट नंबर 12 लिखो. पॉइंट नंबर 12. ये ग्राफ बनाना है, फोटो करंट बना लो. वाई एक्सिस पे फोटो करंट. सुदीप फोटो करंट. और एक्स एक्सिस पे बनाओ अप्लाइड पोटेंशियल. ये अप्लाइड पोटेंशियल. फोटो करंट हो गया और अप्लाइड पोटेंशियल हो गया, लेकिन पिछली बारी हमने इंटेंसिटी कांस्टेंट रखी थी ना. अब हमने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखनी है. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट और इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है. I1 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I3. तो ये जो ग्राफ बनेगा, आप ध्यान से देखो, ये बना दिया मैंने यहाँ पे ऐसे. ये बना दिया I1 के लिए, फिर बनाया मैंने I2 के लिए, और फिर बनाया मैंने I3 के लिए. यहाँ पे ये I1 है, दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ I3, और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल. अब सुदीप बताएगा मेरे को. सुदीप आप मेरे को ये बताओ कि चुप हो जाओ भाई, कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट क्यों है. स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट क्यों है, ये तुमने बताना है मुझे. मैंने यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रखी. पिछली बारी मैंने क्या चीज़ कांस्टेंट रखी थी? डेंसिटी कांस्टेंट थी ना. यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू एक ही जगह पे क्यों आ रही है बताओ? क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो उससे क्या फर्क पड़ा? बोलो. फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, बात ठीक है, पर उससे कैसे? स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे सेम इसलिए है क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कांस्टेंट है. ये बता दिया उसने. तो कैसे? मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्यों सेम हो गया? क्योंकि जो तुम्हारी इक्वेशन थी बिल्कुल ठीक है, h nu is equal to h naught plus half m square is equal to ev naught. वहाँ से ये पता लगता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. देखो देखो, since stopping potential is directly proportional to frequency, since stopping potential is directly proportional to frequency, since stopping potential is since stopping potential is since stopping potential is directly proportional to frequency and frequency is constant here and frequency is constant, so the value of stopping potential comes out to be same.
अब अपनी बुकलेट का ये वाला पेज खोलो। हाँ अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो मिलेगी तुम्हारी बड़ी। लेकिन ये देखो, ये तुमको बस ड्यूअल नेचर है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना जरा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, बाद में तुम टिक लगा देना। हाँ, What are electronic emissions give its types। and also हो गया? हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस का पता लग गया। उसके बाद आगे What is 1 electron volt? क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये भी हो गया। आगे एक्सप्लेन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल, वो चल रहे हैं अभी, कर रहे हैं हम। और सिग्निफिकेंस ऑफ कम्यूटेटर पता है क्या होता है? देखो, तुम्हें पोटेंशियल अप्लाई करने के लिए बैटरी की जो भी पोटेंशियल है वो तुमने पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई कर दिया, लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान ही अगर तुमने पोटेंशियल को इन्वर्ट करना होता है ना, वहाँ पे कम्यूटेटर लगता है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाना है उसमें बैटरी के टर्मिनल्स को इन्वर्ट नहीं करना, वो इन्वर्ट कौन करता है? कम्यूटेटर अरेंजमेंट करता है। लिखो एक पॉइंट, लिखो कम्यूटेटर अरेंजमेंट। देखो commutator arrangement is used, commutator arrangement is used, commutator arrangement is used in order, commutator arrangement is used in order to invert the polarities of the battery, in order to invert the polarities of the battery, in order to invert the polarities of the battery। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना जरा, क्या है? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक क्वेश्चन, पता है ना ये क्या होती है? एच न्यू इज इक्वल टू एच नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट। अच्छा, फिर उसके बाद ये ग्राफ्स हम कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी है, ये तो अभी हम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, वो पढ़ो, क्या होता है? एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फोटो इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। बेटे जो जो अभी हमने पढ़ा ना वही लॉज हैं। लिखो, लिखो हेडिंग, लिखो लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ लिखो। लिखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन depends upon, kinetic energy of the ejected photoelectron depends upon, kinetic energy of the ejected photoelectron depends upon the frequency of the incident wave, the frequency of the incident wave, second point, second point लिखो, minimum frequency, minimum frequency required, minimum frequency required to eject the photoelectrons, minimum frequency required to eject the photoelectrons is called threshold frequency, is called threshold frequency। सब कुछ वही है जो हमने किया। तीसरा देखो, one photon can eject only, one photon can eject only one electron, one photon can eject only one electron, and ejection of electron is an instantaneous process, and ejection of electron is an instantaneous process। Full stop। उसके आगे लिखो, there is an elastic region between them,
There is an elastic region between them. Fourth, potential is applied in the opposite direction. Potential is applied in the opposite direction in order to stop the ejection of electrons. Potential is applied in the opposite direction in order to stop the ejection of electrons. ठीक है? फर्स्ट लॉ बोलो क्या है? फर्स्ट लॉ kinetic energy of the electric photon depends upon frequency. दूसरा minimum frequency required to detect the photon. minimum frequency required is known as threshold frequency. तीसरा one photon is equal to one electron. और इनके बीच में कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन. और ये कौन सा प्रोसेस है? अगला पॉइंट लिखो. नेक्स्ट लॉ लिखो. photoelectric current is directly proportional to intensity. Photoelectric current is directly proportional to intensity of incident photons. Intensity of incident photons. ठीक है? इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स. क्वेश्चन नंबर 14 ये लिखा हुआ तुम्हारी इसमें. ये आगे स्क्रीन में. ये इसको नोट करो पहले क्वेश्चन नंबर 14 को और फिर सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 14 को. दीज आर ओनली 1 or 2 or 3 months, so do not see the time in this particular interval. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन को नोट करो. बहुत सिंपल है. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही लगानी है. पढ़ लो पहले, फिर हम देखते हैं कैसे करना है. कोई भी बताए मुझे क्लास में कैसे करना है. होमवर्क में अगली बारी अब तुम्हें जैसे कल छुट्टी आ रही है तो पूरी शीट के क्वेश्चन ये जो है जितने भी क्वेश्चन पर बात ये कि तुम्हें शीट कैसे मिलेगी. मैं आज का लेक्चर जो है ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही ग्रुप में डाल दूंगा तो तुम्हें यहाँ से शीट मिल जाएगी. इसके क्वेश्चन जितने भी किए हैं वो सारे होने चाहिए रिटर्न. समझ गए? ये तुम आराम से देख लोगे. ये मैंने यहाँ पे ऐसे हाँ जी नहीं हुआ. ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ. निजोत कैसे करेंगे बेटे? एक ही तो क्वेश्चन लगानी है. h न्यू इज इक्वल टू h नॉट प्लस हाफ m स्क्वायर इक्वल टू e नॉट. लगाओ यार क्या है इसमें. और न्यू की वैल्यू c पर लैम्डा डाल देना. और
और याद रखना एच सी की वैल्यू जो मैंने तुमको बताई है वो यूज कर लेंगे बस कैलकुलेशन करने के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 14। कहते हैं when light of wavelength 400 nanometers is incident on the cathode of a photocell, the stopping potential recorded is 6 volt। तो आपके पास h nu is equal to h naught h nu is equal to h naught plus half mv square plus half mv square is equal to ev naught is equal to ev naught। तो यहाँ से आ जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो वो कहता है कि इंसिडेंट वेवलेंथ इज दिस इंसिडेंट ऑन दी कैथोड ऑफ फोटोसेल दी स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रिकॉर्डेड एज 6 वोल्ट। अब यहाँ पे ये जो पोटेंशियल 6 वोल्ट है ये एच न्यू नॉट मान लो 5 है और इंसिडेंट जो है इंसिडेंट वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर्स। मतलब ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा और एच सी की वैल्यू तुमको पता है लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर्स। यार बहुत डिस्टर्ब करते हो तुम, टॉर्चर है तुम्हें बिठाना क्लास में। 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये तो एच सी हो गया, लैम्डा कितना है 400 नैनोमीटर हो गया, ये कैंसिल हो गया इक्वल्स टू ई वी नॉट। तो ई वी नॉट की वैल्यू ई कितना है मेरे पास, हाँ -5 भी है, सॉरी -5 रह गया, -5। तो -5 इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो ये वैल्यू अब निकाल लो फिर यहाँ से, ई वी नॉट को ई वी नॉट ही रहने दें, ई वी नॉट ये आ गया मेरे पास। करना जरा 1240 डिवाइडेड बाई 400 कितना बना, हाँ 1240 डिवाइडेड बाई 400। जाओ यार तुम्हारी छुट्टी होगी, तुम्हारी क्लास में जाओ, तुम तीनों उठो, जाओ नीचे जाके खड़े हो जाओ, काम करना नहीं ना करने देना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू क्या होगा, हाँ ई वी नॉट। फिर अब क्या करना है, 5 निकालना है, यहाँ से निकालो 5 की वैल्यू बताओ कितनी आती है। वी नॉट दिया हुआ तुमको, हाँ वी नॉट दिया हुआ, ई वी नॉट की फॉर्म में बताओ, ई की फॉर्म में 5 कितना आता है। अर्नव यार कोई क्लास में तो पढ़ने दिया करो यार ठीक से। टेन है यहाँ पे और ये है मेरे पास कितना 31, तो 3.1 हो जाएगा, ये हो गया 3.1 ई वी -5 इज इक्वल टू 6 ई। तो यहाँ से ये आ जाएगा 3.1 -6 ई। हाँ एक बात है, ये 3.1 ई वी है और ये 6.6 ई है सिर्फ। करो आगे सॉल्व। जूल्स में करना पड़ेगा तुमको इसको, हाँ इसको जूल्स में करना पड़ेगा। 6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जूल्स में करना पड़ेगा। 3.1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻
-19 जूल्स -5। यहाँ से 5 की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालनी है। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन बोलना ज़रा, जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई है हमने। फर्स्ट इक्वेशन बताना। फर्स्ट इक्वेशन when light of wavelength this is incident on the cathode of photocell the stopping potential। बोलो फर्स्ट इक्वेशन, बोलो एच न्यू। क्या है एच न्यू? माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू ई वी नॉट। लेकिन वी नॉट की वैल्यू कितनी दी है? हाँ 6 ही हो गया। दूसरे केस में हमने निकालना क्या है? कहते हैं इफ द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज कैलकुलेट द न्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर वेवलेंथ, अब फिर से हमने लगाया एच न्यू, लेकिन यहाँ पे जो न्यू है, यहाँ पे न्यू की वैल्यू कितनी है? सी अपॉन, पहले कितनी थी? लैम्डा 400 थी, अब कितनी हो जाएगी? 600। तो सी अपॉन 400 है, यहाँ पे हो जाएगा सी अपॉन 600 और माइनस एच नॉट वैसे ही है, इज इक्वल टू, अब तुमने न्यू पोटेंशियल निकालना है। न्यू पोटेंशियल मान लो वी है, तो वो ई है। अब यहाँ से इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी निकालो। ये तो हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, और ये एच न्यू माइनस एच यू नॉट, ये हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट डिवाइडेड बाय फिर से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 6 अपॉन वी। न्यू की वैल्यू कितनी है? न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा कितना है? 400 कितना? नैनोमीटर। अगर मैं यहाँ से निकालूँ एच न्यू की वैल्यू, वो हो जाएगी एच सी अपॉन लैम्डा। एच सी की वैल्यू होती है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा कितना दिया हुआ था? 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर कट गया, ये कितना आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल दो, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे ये वैल्यू भी निकालो, ये कितनी आती है बताओ? ये कितनी आती है न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ? ये हो जाएगा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे माइनस वर्क फंक्शन निकालना है मेरे को, 5 डिवाइडेड बाय, ये कितना है? एच न्यू कितना बता रहे हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 6 अपॉन वी। यहाँ से निकालना ज़रा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी। पर यहाँ से v कैसे निकलेगा? ये तो v निकलेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पहले, हाँ पहले फाई निकालना पड़ेगा। पहले फाई निकालना पड़ेगा। फाई निकालो कितना है? तो ये हो जाएगा एच न्यू माइनस 5, एच न्यू प्लस 5 इज इक्वल टू, एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5 इज इक्वल टू कितना है? 6e। एच यू माइनस 5 इज इक्वल टू 6e। यहाँ से पहले 5 निकालो। एच न्यू की वैल्यू कितनी थी? एच न्यू की वैल्यू कितनी थी? 3.1। 3.1 क्या?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है ना, फिर -5 इज इक्वल टू 6 इंटू ये तो ई है, तो 6 वोल्ट है ये। तो 5 की वैल्यू यहाँ से आ गई -2.9। एक बार ना इसको देखना घर जाके, से 5 निकालना, पूरा जूस में करके निकालना, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यहाँ तक करके आना सारा।